मेरी दीदी के मरने के बाद मेरी शादी मेरे जीजाजी से करवा दी गई। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो मेरे पति रोज रात को पास वाले कमरे में चले जाते थे और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते थे। मुझे उन पर शक होने लगा। तो एक दिन मैंने उस कमरे के अंदर झांक कर देखा। अंदर का मंजर देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां तो मेरा पति। जैसे हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं अपनी शादी को लेकर, वैसे मेरे भी थे। मैं आज एक दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। लाल जोड़े में सजी धजी बहुत सुंदर लग रही थी। जो भी मुझे देखता मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा था। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि आज मेरी शादी थी। मैं अपनी शादी की ड्रेस पहने बैठी अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। मैंने भी एक रोमांटिक और खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन मेरा यह सपना उस वक्त टूट गया जब मेरी शादी मेरे जीजा जी के साथ तय कर दी गई। ऐसा नहीं था कि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। मेरे जीजा जी पढ़े लिखे और बहुत हैंडसम थे। बात बस इतनी सी थी कि मैंने उन्हें हमेशा जीजा जी माना था और मेरे लिए उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में देखना थोड़ा मुश्किल था। पर मेरी बहन की अचानक मौत के बाद जब उनके बड़े भाई ने मेरी मम्मी से बात की तो मेरी मम्मी झट से मान गई और बिना मुझसे पूछे उन्हें हाँ कह दी। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई और मैंने साफ साफ कह दिया था कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर मेरी माँ बोली, मैं जानती हूँ अपने जीजा जी को अपने पति के रूप में देखना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, पर तुम भी जानती हो कि रोहन बहुत अच्छा लड़का है, दिखने में भी हैंडसम है, अच्छा कमाता है और सबसे बड़ी बात वो हमारे अपने हैं, उनका घर देखा हुआ है और मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी फिर, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं कर सकते कि फैमिली कैसी हो। तुम खुश रहोगी वहां पर। बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते, इसलिए सोच समझकर अपना जवाब देना। आखिर में मर्जी तुम्हारी ही होगी। अगर तुम हाँ करोगी तभी शादी होगी, वरना नहीं। मैंने सोचा कि रिश्ते भी अजीब होते हैं। कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते इतने बदल जाते हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। मैं चाह कर भी जीजा जी को अपने पति के रूप में नहीं देख पा रही थी। पर माँ की बात भी ठीक थी। ये लोग अपने थे, मेरी दीदी का घर था ये। इससे अच्छा परिवार मुझे नहीं मिल सकता था। इसीलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। जब मेरी माँ ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। माँ ने मेरे माथे को चूमकर मुझे ढेर सारी दुआएं दी। माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई थी। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर उनके कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही दीवार पर अपनी बहन की तस्वीर देखी तो उस तस्वीर के पास जाकर बोली, मेरी प्यारी दीदी, आप मुझे बहुत याद आती हो। आप इस दुनिया से बहुत जल्दी दूर हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप इस दुनिया में अपनी सारी खुशियाँ मुझे देने आई थी। इतना कहकर मैं उसकी तस्वीर को प्यार से देखने लगी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में मैं अपने बेड पर आकर बैठ गई और रोहन का इंतजार करने लगी। मैं थोड़ी ही देर बैठी थी कि तभी मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने घूंघट बड़ा कर लिया। मुझे रोहन के पैर दिखाई दे रहे थे जो कि मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं सोचने लगी कि अब रोहन मेरे पास आएंगे और मेरा घूंघट उठाएंगे। मैंने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी कि तभी मैंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। जब मैंने घूंघट उठाया तो देखा रोहन कमरे से बाहर जा चुके थे। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी दीदी की तस्वीर भी अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं यह समझूं कि रोहन आज तक मेरी दीदी को नहीं भुला पाए हैं? आज तो मेरा इस घर में शादी के बाद पहला दिन है। आज तो रोहन को मेरे पास होना चाहिए। क्या मुझे उन्हें अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए या फिर उनसे बात करनी चाहिए ताकि उनका मन थोड़ा अच्छा हो जाए? यही सब सोचते सोचते मैं पता नहीं कब उठकर रोहन के पीछे पीछे जाने लगी। कमरे से बाहर आकर देखा तो पास वाले कमरे से रोहन की कुछ आवाज आ रही थी। पर जब मैंने इस कमरे में जाने की कोशिश की तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो कमरा अंदर से बंद था। रोहन क्या बोल रहे थे ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ही भारी भरकम कपड़े पहन रखे थे, तो मैं ज्यादा देर वहां नहीं खड़ी हो पाई और वापस कमरे में आ गई। कमरे में वापस आकर मैंने अपने कपड़े चेंज करे और कुछ आरामदायक कपड़े पहन लिए। उसके बाद मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी, मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो रोहन बिस्तर के किनारे बैठे थे।
मुझे उठता देखकर रोहन बोले, नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो। रोहन ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछली रात की वजह से खराब मूड को भूलकर मुस्कुरा दी। उसी समय मेरी नजर सामने की दीवार पर लगी दीदी की तस्वीर पर पड़ी। दीदी की तस्वीर दोबारा अपनी जगह पर आ गई थी। फोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह हमें देखकर मुस्कुरा रही हो। मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था, जो खुद बड़े भैया ने हम लोगों के लिए बाहर से मंगवाया था। मैं बेड से उठी और फ्रेश होने चली गई। फिर जब मैं वापस आई तो मैंने अपने कमरे में रोहन के साथ बेहद खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद रोहन के कुछ दोस्त मिलने आए थे, तो वो उनसे मिलने चला गया और मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बीत गया। आज मैं बहुत खुश थी। रोहन का रवैया देखकर उम्मीद थी कि जल्दी ही हम करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन जब रात हुई और मैं उनका इंतजार करने लगी तो मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि कल रात की तरह रोहन कमरे में आए और दीदी की फोटो ली और दूसरे कमरे में चले गए। मैं बैठकर उन्हें उत्सुकता से देखने लगी। मुझे उन पर तरस भी आया और साथ ही मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी हो रही थी। जैसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था कि उन्हें भुला ही नहीं पा रहा था। जब मैं कमरे से निकली और रोहन के साथ दूसरे कमरे में गई तो उसने पहले ही कमरा बंद कर लिया था। मैं वहीं खड़ी हो गई थी और मुझे अंदर से रोहन की कुछ कहने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये किसी से बात कर रहे थे। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनती रही, पर कुछ भी समझ नहीं आया। तब तक बड़े भैया आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मैं उन्हें कुछ बताती कि 2 दिन की दुल्हन अपने पति के पीछे भाग रही है और वह उसे जान छुड़ाकर भाग रहा है। मेरी शक्ल देखकर बड़े भैया खुद ही समझ गए और बोले कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मैं निराशा से अपने कमरे में वापस आ गई। दीदी और रोहन के जीवन के बारे में सोचते हुए बेड पर लेट गई। हम 2 बहनें थीं। सुनीता दीदी मुझसे 3 साल बड़ी थी। हमारे माता पिता ने हमें बहुत प्यार और स्नेह से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरा होने के बाद उनके लिए खूब रिश्ते आने लगे, लेकिन हमारे माता पिता इस मामले में किसी भी तरह की जबरदस्ती पे विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने ये फैसला दीदी को सौंप दिया था। मेरी चाची की सहेली के पड़ोसी का जब रिश्ता आया तो माँ घर और लड़का देखकर बहुत खुश हुई और उनकी खुशी देखकर दीदी मान गई और पापा ने भी रोहन को बहुत पसंद किया। रोहन ने खुद जब कविता दीदी को देखा तो देखते ही हाँ बोल दी थी। मैंने उनकी शादी को खूब एंजॉय किया था। वो मेरी लाइफ के बहुत अच्छे पल थे। इकलौती साली होने की वजह से मैंने भी रोहन को बहुत परेशान किया था और उन्होंने सब हंसते हंसते सह लिया था। शादी के बाद मैंने ये नोटिस किया था कि दीदी अक्सर परेशान रहती थी और अगर कभी मैं उनके घर जाती तो कई बार मैंने उन्हें रात में कमरे के बाहर टहलते हुए देखा था। पता नहीं क्यों दीदी इतना परेशान रहती थी, क्योंकि उनके घर में तो सब बहुत अच्छे थे। रोहन जीजा जी दीदी का बहुत ख्याल रखते थे। मैंने खुद देखा था ये। और जीजा जी के बड़े भैया वो भी बहुत अच्छे थे। मेरी दीदी जिस चीज की फरमाइश करती थी वो तुरंत लेकर दे देते थे। वो कहते थे कि मुझे मेरा भाई बहुत प्यारा है और जब तुम खुश होती हो तो मेरा भाई भी खुश रहता है। मेरा परिवार बस हमेशा ऐसा ही खुश रहे, बस यही चाहता हूँ मैं। रोहन जीजा जी के बड़े भाई उनसे इतना प्यार करते थे कि आज तक उन्होंने खुद शादी भी नहीं की थी, ये सोचकर कि कहीं शादी के बाद वो अपने परिवार में ना लग जाएं और बीबी के चक्कर में अपने छोटे भाई को ना भूल जाएं। तो फिर क्या कारण हो सकता था दीदी की परेशानी का? जब भी मैंने उनसे कारण जानना चाहा वह मुस्कुरा देती थी और कहती थी, अरे नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। ये बात मैंने अपनी माँ को भी बताई थी तो वो कहने लगी कि नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। माँ की बात सुनकर मैंने भी इस बारे में सोचना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि माँ सही बोल रही होंगी। लेकिन एक बार रात को जब रोहन दीदी को हमारे घर रात बिताने के लिए छोड़ने आए तो मुझे उनका तौर तरीका कुछ सही नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नशे में हो या फिर शायद किसी जल्दी में हो। तभी दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद कार को हवा में उड़ाते हुए चले गए थे। मैंने दीदी से इस बारे में बात करना चाहा, लेकिन जब मैं दीदी से पूछने के लिए उनके कमरे में गई तब तक दीदी सो चुकी थी। इसीलिए मैं वापस अपने कमरे में चली आई। अगली सुबह मैंने जब दीदी से इस बारे में बात की तो वो कहने लगी कि हमारी बस थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, इसीलिए ये अंदर नहीं आए। और फिर एक दिन के बाद ही रोहन हम लोगों के पास आ गए। उन्होंने दीदी से माफी मांगी और दीदी को वापस लेके चले गए। इसी तरह हम लोग की लाइफ चल रही थी कि एक दिन अचानक ऐसी खबर हमारे पास आई
जिसे सुनकर हम लोग के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरी दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मौत की खबर हम सब पर बिजली की तरह गिरी थी। जब हम लोगों ने पूछा तो रोहन के बड़े भाई ने कहा कि मेरी दीदी को अचानक से सीने में दर्द उठा था। जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक आया है और वो बच नहीं पाई थी। इस सदमे से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन समय तो हर गम पर मरहम लगा देता है। इसी तरह हम लोग भी कुछ समय बीतने के बाद नॉर्मल जीवन में वापस आ गए थे। मेरे मम्मी पापा ने रोहन से मेरी शादी इसलिए की ताकि मैं दीदी की तरह उसके साथ खुश रहूं, लेकिन उसका रवैया तो मेरी समझ से परे था। दिन में तो ठीक रहते थे, पर रात में दूसरे कमरे में दीदी की फोटो ले जाते और उनसे बात करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मौका अभी तक नहीं मिला था। मैं यही सब सोचते सोचते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि अंधेरे कमरे में दीदी बैठी हुई हैं और बहुत रो रही हैं। उनकी रोने की सिसकियों से पूरा कमरा गूंज रहा है। मैं अंधेरे कमरे में अपने दोनों हाथों से दीदी को छूने की कोशिश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन मैं दीदी को छू नहीं पा रही थी। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? मैंने जब कहा तो वह और जोर से रो पड़ी और कहा, तुम मुझे तभी छू सकती हो जब मुझे इंसाफ दिला दो। इससे पहले कि मैं दीदी की बात समझ पाती, मेरी आंखें खुल गईं। कमरे में हर तरफ अंधेरा था, शायद लाइट चली गई थी और मेरे दिमाग में सिर्फ दीदी की बातें चल रही थी। अगली सुबह रोहन के बाहर जाने के बाद मैं बराबर वाले रूम में आ गई, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे में अंदर आई तो देखा इस कमरे में एक बेड और एक अलमारी के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो देखा कि दवा के कुछ खाली रैपर थे। मैंने उन्हें उठाकर देखा। ये शायद दीदी की दवाइयाँ थी, क्योंकि मैंने अक्सर ये दवाइयाँ उनके बैग में देखी थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दवा का नाम पढ़कर तो मैं हैरान रह गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई होगी। ये सोचकर मैंने रैपर वहीं रख दिया और अलमारी बंद कर ही रही थी कि एक छोटा सा शॉपिंग बैग मैंने अलमारी के कोने में रखा हुआ देखा। मैंने देखा कि वो नशीली दवाइयों से भरा हुआ था। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान हुई। मैंने वो बैग वहां से उठाया और चुपके से अपने कमरे में चली आई। शाम हुई तो रोहन बेचैन होने लगी, जैसे उनका कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वह ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उसे रोकना चाहिए था। यही दवाइयाँ मैंने दीदी के बैग में भी देखी थी। शायद रोहन की लत को छुड़ाने के लिए वो ये नशीली दवाइयाँ अपने बैग में रखती थी। तो सोचकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे पता था कि रोहन की पसंदीदा डिश मटर मशरूम है, इसलिए मैं उसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। इसीलिए इस बात को फॉलो करते हुए रोहन के लिए मटर मशरूम बनाया। दीदी भी रोहन को खुश करने के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाया करती थी। यह दीदी ने ही मुझे बताया था। जब सब लोगों ने बैठकर खाना खाया तो सभी को खाना बहुत पसंद आया। रोहन ने डट कर खाया और मेरी बहुत तारीफ की। वह मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने के लिए मुझसे कुछ गिफ्ट लेना चाहोगी? रोहन की इस अचानक से किए सवाल से मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी। सवाल से ज़्यादा उनके पूछने का तरीका निराला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बड़े भैया के सामने इसका कैसे जवाब दूं। इसीलिए मैं चुप रही। एक बार फिर रोहन ने अजीब अंदाज में अपना सवाल दोहराया। तब तक बड़े भैया ने कहा कि थोड़ा पानी ले आओ, जग में ख़त्म हो गया है। मैं पानी लेने किचन में गई। मैंने किचन की खिड़की से देखा कि बड़े भैया रोहन को धीमी आवाज़ में कुछ बोल रहे हैं। मुझे रोहन का व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने बड़े भैया से बात करने की हिम्मत जुटाई और उन्हें कहा कि आपका भाई नशा करता है, तो आपने उस जैसे इंसान के लिए मेरा जीवन क्यों नष्ट किया? वह कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन और उसकी पत्नी की मौत के सदमे ने रोहन ने झकझोर कर रख दिया था और उसने अपना दुख भुलाने के लिए यह सब किया। मैं उसे समझा दूंगा, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। बड़े भाई की बात सुनकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में आकर लेट गई। रात को फिर से मेरे सपने में दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वो मुझसे न्याय मांग रही थी, लेकिन कैसा न्याय? अपने सपने में दीदी को इस तरह तरसता देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्याल आने लगे कि मेरी दीदी की मौत एक्सीडेंटल थी या कुछ और। बड़े भाई ने बताया था कि दीदी को हार्ट अटैक पड़ा था, तो अस्पताल ले गए। उस समय कुछ भी पूछने का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि कोई संदेह वाली बात भी नहीं थी।
लेकिन अब सपने में दीदी को इस तरह देखना एक असामान्य बात थी। मैंने अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली जिसमें दीदी की मौत का कारण बताया गया था। कमरे में ऐसा कोई भी कागज नहीं मिला। सुबह रोहन के काम पर जाते ही मैंने दूसरे रूम की सफाई के बहाने भी उस कमरे को भी छान मारा, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ बड़े भाई का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद वहां कुछ मिल जाए। जब बड़े भैया काम से बाहर गए हुए थे तो मैंने उनका कमरा भी चेक किया और वहां मुझे अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। इससे अपनी आंखों से पढ़कर मन को संतोष मिला और थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। रोहन के ऐसे ही धूप छांव वाले व्यवहार में दिन बीतते गए। एक रात मैंने देखा कि जब वे दूसरे कमरे में गए तो उनके हाथ में 2 फ्रेम थे। एक तो मैंने पहचान ली थी, वो दीदी की तस्वीर थी, पर दूसरा शायद नया बना था। लेकिन सस्पेंस यह था कि उस दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी, ये मैं नहीं देख पाई थी। जब रात में सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की और सोने का नाटक किया। आज मैं निश्चित रूप से उस रहस्य को जान लेना चाहती थी जो मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैंने देखा कि हमेशा की तरह रोहन कमरे में आया और हाथ में दीदी की तस्वीर लिए कुछ देर रुककर मुझे देखते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि मैं सो रही हूँ। इसके बाद वो बाहर निकल गए। जब वो कमरे से निकले तो मैं भी उठकर बैठ गई और जैसे ही वो दूसरे कमरे में गए मैं भी उनके पीछे पीछे गई। उन्होंने मुझे सोता हुआ देखा था, इसीलिए दूसरे कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं किया था। मैं खामोश कदमों से धीरे धीरे दूसरे कमरे के दरवाजे के सामने आ गई। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी घुमाई और दरवाजा खुल गया। मैंने कमरे में झांका तो रोहन दीदी की तस्वीर पर झुककर कुछ बातें कर रहे थे। रोहन बोल रहे थे, मेरी जान, तुम दूसरी दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और जल्द ही तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। बस थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर रोहन ने एक और तस्वीर उठाई और दीदी की तस्वीर के साथ लगा दी। दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाकर वो कुछ कह रहा था। मैंने ये तस्वीर पहले नहीं देखी थी, लेकिन उसके दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मैंने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गई। रोहन आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे, दीदी के पास जाने की सोच रहे थे। हो सकता है कि दीदी के साथ दूसरी तस्वीर उन्हीं की हो। मुझे रोहन को इस हद तक पहुंचने से रोकना था। बहुत देर तक सोचने के बाद मेरी आंख लग गई कि तभी फिर से दीदी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। दीदी फिर से न्याय की मांग कर रही थी। मैंने सपने में ही उन्हें वादा किया कि मैं उन्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी थी। मैं अब सोच में पड़ गई थी कि दीदी की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। मैंने खुद रिपोर्ट अपनी आंखों से देखी थी। फिर दीदी बार बार सपने में आकर इंसाफ क्यों मांग रही हैं? मैंने फिर से इस बारे में छानबीन करने का सोचा। और वैसे भी मैंने सपने में सही पर अपनी दीदी से वादा किया था, तो मुझे वो वादा निभाना था। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं ये कैसे करूं। रात के किसी समय में उठी और उठकर दूसरे कमरे में गई। रोहन दूसरे कमरे में ही सोते थे। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो दरवाजा बंद था। मैं निराश होकर अपने कमरे में आ गई। सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह जब उठी तो नहाने के लिए कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली तो मैं ये देखकर हैरान थी कि वो नशीली दवाइयों वाला बैग जो मैंने अलमारी में छुपाया था वो वहां से गायब था। मुझे यकीन था कि वह रोहन ने ही निकाला था। मुझे रोहन को गलत रास्ते पर जाने से रोकना था, उसे खुद को मारने से बचाना था। रोहन को दीदी की यादों से निकालना ही पड़ेगा। यही सब सोचते हुए मैं फ्रेश होकर आई और तैयार होकर बाहर आ गई। मेरी नौकरानी ने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि बड़े भैया ने कहा कि बेटा, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है। अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। सुबह से सर में दर्द हो रहा है, उससे कुछ दवाइयाँ लिखवा लूँ। बड़े भैया ने मुझे जो नंबर बताया था वो मैंने डायल कर दिया और फ़ोन बड़े भैया को दे दिया। बड़े भैया फ़ोन लेकर बात करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैं भी नाश्ता ख़त्म करने के बाद अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि जब भैया बात कर लेंगे तो खुद ही फ़ोन वापस कर देंगे। काफ़ी देर बाद बड़े भैया फ़ोन लेकर आए और मुझे फ़ोन देकर वापस चले गए। मैं हर समय बस रोहन के बारे में ही सोचती रहती थी। उस समय भी मैं बस यही सोच रही थी कि रोहन को कैसे समझाया जाए कि वो आत्महत्या के विचार भी अपने मन से निकाल दे। मुझे बस ये लग रहा था कि रोहन कितना प्यार करते थे दीदी को, कि उनकी यादों को अभी तक नहीं भुला पाए हैं। यहाँ तक कि खुद दीदी के पास जाने की सोचने लगे हैं। यह सोच सोच कर ही मैं कांप उठी थी।
मेरा पूरा दिन इसी सोच विचार में निकल गया कि कैसे रोहन के दिल से दीदी की यादों को निकालूं, कैसे रोहन के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करूं। लेकिन इतना सोचने के बाद भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह सब कुछ सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को रोहन ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में एक बर्गर का डब्बा था। रोहन जैसे ही कमरे में आए तो बोले कि देखो, ये मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें बर्गर बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ। बताओ, पसंद है ना? बर्गर सच में मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने खुश होते हुए कहा कि हाँ रोहन, मुझे बर्गर बहुत पसंद है। रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई जिसे मैं समझ ना सकी। उसी मुस्कुराहट के साथ रोहन बोले, अच्छा तो ये लो, खा लो, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। रोहन ने मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि तभी बाहर से बड़े भैया ने रोहन को आवाज़ लगाई। रोहन बर्गर का डब्बा मुझे देकर बाहर चले गए। मैंने सोचा क्यों ना अपना पसंदीदा ऑडियो बुक सुनते सुनते बर्गर खाऊं। यही सोचकर मैंने फ़ोन उठाया। जो एपिसोड मुझे सुनने होते थे उन्हें मैं डाउनलोड कर लेती थी, जो कि फ़ोन की मेमोरी में ही सेव होते थे। जब मैंने अपनी फ़ोन की मेमोरी में जाकर देखा तो वहाँ पर बड़े भैया ने जो डॉक्टर से बात की थी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सेव थी। दरअसल मेरे फ़ोन में सारी कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती थी। ये पहले से ही मेरे फ़ोन में सेटिंग्स थी। उस रिकॉर्डिंग को देखकर मैंने सोचा कि डॉक्टर से बस दवाई ही तो पूछनी थी, उसके लिए आधा घंटा बात करने की क्या ज़रूरत थी। इतनी देर तक क्या बात कर रहे थे बड़े भैया? ना चाहते हुए भी मैंने रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी गिर पड़ूंगी। सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी मैं। बड़े भैया ने उस डॉक्टर से कहा था कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे भाई को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कि उसकी दूसरी शादी करवा दूं। वह अब ठीक हो रहा है, लेकिन रोहन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। पहली पत्नी को मारने के बाद अब वह अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने की योजना बनाने लगा है। मैं आपको अब तक ना जाने कितने पैसे दे चुका हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दो। मेरे भाई को आपकी दवाइयों से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। बड़े भैया की बात सुनकर डॉक्टर जोर से हंसा और बोला, देखिए, आपका भाई दिमागी मरीज है, उसे फ़ायदा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। आपके कहने से ही मैंने आपकी पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैंने आपके भाई की और आपकी ये काली करतूत पुलिस को जाकर बता दी तो आप लोग जिंदगी भर जेल की हवा खाते रहेंगे। कल आ जाना मेरे पास, मैं दवाइयाँ बदल दूंगा। धीरे धीरे आपके भाई को फ़ायदा होने लगेगा। और हाँ, मेरी फीस जरूर लेते आना। इतना कहकर उस डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया। ये सब सुनकर तो जैसे किसी ने मेरी शरीर से मेरी आत्मा ही निकाल दी हो। मैं थोड़ी देर तो ऐसे ही बुत बनी बैठी रही। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसका मतलब था कि मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। मेरी दीदी को मारा गया था, उसे बेमौत मौत के घाट उतारा गया था। तभी तो मेरी दीदी मेरे सपने में आती थी और मुझसे इंसाफ की भीख मांगती थी। अपनी दीदी को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने आप को संभाला और सबसे पहले जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं समझ चुकी थी कि रोहन इस बर्गर को खिलाकर मुझे मारना चाहते हैं। जरूर उन्होंने इसमें कुछ मिलाया होगा। मैंने बर्गर का डब्बा एक तरफ रख दिया और जल्दी से अपने पापा को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्हें यकीन करना ही पड़ा। वो बोले, बेटा तुम घबराओ मत, जल्दी से जल्दी पुलिस को फ़ोन करो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और अपने घर का एड्रेस बता दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे घर आ चुकी थी। उधर रोहन समझ रहा था कि मैं बर्गर खाकर अब तक मर चुकी होंगी। इसी खुशी में हॉल में टीवी देखकर एंजॉय कर रहा था, लेकिन पुलिस पर नज़र पड़ते ही उसके होश उड़ गए। पुलिस ने आते ही बड़े भैया और रोहन को अरेस्ट कर लिया। बड़े भाई और रोहन सफाई देते रहे कि वे बेकसूर हैं, लेकिन मेरे फ़ोन में बड़े भैया और उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग काफ़ी थी उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए। उस घर से मैंने अपनी दीदी की यादों का कुछ सामान समेटा और हमेशा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर आ गई। दीदी की तस्वीर को जब हाथ में लिया तो ऐसा लग रहा था जैसे दीदी मुस्कुरा रही हों अपने आप को इंसाफ मिलने पर। मैंने रोहन से कानूनी तौर पर तलाक ले लिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत ही अच्छी जॉब करने लगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की थी कि एक तलाकशुदा बेटे को कब तक घर पर बिठाओगे। कितने लोगों ने बातें बनाई थी
लेकिन मम्मी पापा ने किसी की नहीं सुनी। मम्मी ने मुझसे कहा कि जिंदगी बिना जीवन साथी के नहीं गुजरती। अगर तुम्हें ये लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो तो बेहिचक हमें बता देना, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मम्मी पापा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। एक फीकी सी मुस्कुराहट थी मेरी। मुझे नहीं लगता था कि अब मेरी लाइफ में ऐसा कोई आएगा जिस पर मैं भरोसा कर पाऊंगी, लेकिन अगर मेरी किस्मत में सच्चा प्यार होगा तो भगवान उसे मेरे पास जरूर भेजेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है कि मुझे अपने जीवन में सच्चा प्यार नसीब होगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।